नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी संग्राम जारी है। वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है, लेकिन साथ लगते हरियाणा में भी सियासी तनाव देखने को मिल रहा है। हरियाणा बीजेपी के तमाम दिग्गज दिल्ली चुनाव में पूरी ताकत झोंक रहे हैं और सीएम सैनी भी दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं। दिल्ली चुनाव पर चर्चा करेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी दंगल सजा हुआ है और तमाम दलों के दिग्गज पुरजोर तरीके से अपनी जोर आजमाइश भी कर रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं। वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में मुकाबला माना जा रहा है। एक तरफ पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर पूरी तरह से हमलावर है, तो बीजेपी भी एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की आप सरकार पर लगातार हमले कर रही है। अब समाज सेवी अन्ना हजारे के एक पुराने वीडियो को एक बार फिर से शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल के आचरण पर सवाल खड़े किए गए हैं। मैं अभी तक कहा नहीं, लेकिन मेरे साथ में अरविंद केजरीवाल जब था, मैं कई सालों से उसको कह रहा था, चरित्र को संभालो, आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में त्याग करो। इतना कहते गया। शुरू में बहुत अच्छा काम किया उसने, लेकिन शराब में पैसा मिलता है तो नशे में डूब गया, पैसे के नशे में डूब गया और बिछड़ गया। तो वहीं साथ लगते राज्य हरियाणा में भी दिल्ली चुनाव को लेकर सियासी तनाव देखने को मिल रहा है। हरियाणा बीजेपी के दिग्गजों को दिल्ली चुनाव में जीत की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए सीएम सैनी भी कार्यकर्ताओं में लगातार जोश भरने का काम कर रहे हैं, ताकि हरियाणा के कार्यकर्ता और नेता दिल्ली में चुनावी जीत दिलाने में अपना योगदान दे सकें। सीएम सैनी ने सोनीपत में एक कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा और उन्हें बहरूपिया बताया। आप सबसे एक अपील भी करता हूँ, मानेंगे अपील कि नहीं मानेंगे? पड़ोस में एक बरूपिया बैठा नहीं बैठा, हो जाएगा लाज, हम ही लाज करांगे। मैं तो ये कहना चाहूंगा, सोनी पताड़ा में मंजे घेर लो, वहां जाएगा लाज करते हो। कई लोग झूठ बोल करके राजनीति चलाते हैं। मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। झूठ की राजनीति आप लोगों ने यहाँ नहीं चलने दी, साफ कर घेर दिए सारे के सारे। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर एक और बड़ा आरोप लगा है। आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव प्रचार में सरकारी वाहन के इस्तेमाल का आरोप भी सीएम आतिशी पर लगा है। इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। हालांकि इस मामले पर उन्होंने सफाई में बीजेपी और चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर भी पैसे बांटने के आरोप लगाए और चुनाव आयोग पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। ये पूरे देश ने देखा, टीवी चैनल्स ने लाइव चलाया कि प्रवेश वर्मा जी 1100 रुपए बांट रहे हैं। महिलाओं ने टीवी पे आके कहा कि हमें 1100 रुपए दिए गए कि हम कमल का बटन दबाएं। उसके कुछ दिन बाद प्रवेश वर्मा जी ने ट्वीट करके ये फोटो पोस्ट करी कि वो हेल्थ कैंप कर रहे हैं और चश्मे बांट रहे हैं। थोड़ा नीचे कर लो। उसके बाद वो किडवई नगर के इलाके में चद्दर और डबल बेडशीट्स बांट रहे हैं अपने नाम के साथ। उसमें इलेक्शन कमीशन को कोई भी आचार संहिता का वायलेशन नहीं दिखता। खुलेआम पैसे बट रहे हैं, चश्मे बट रहे हैं, खुलेआम बेडशीट बट रही है। तो इसलिए ये एक सवाल तो उठता है कि पुलिस किसके साथ है। ये एक सवाल तो उठता है कि क्या लोअर लेवल पे जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, क्या उन पे दबाव है। हम बार बार इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का हमें कमिटमेंट दिया है
और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कमिटमेंट इलेक्शन कमीशन ने हमें दिया है वो वास्तव में जमीनी तौर पर साकार होगा। वरना ये सवाल तो उठेगा ही कि प्रवेश वर्मा जी पे पैसे बांटने पे, चश्मा बांटने पे जांच चल रही है। कब से जांच चल रही है और मुझ पर बिना जांच के एफआईआर भी फाइल हो गई। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि कुछ तो दाल में काला है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अब राहुल गांधी भी दिल्ली के दंगल में कूद चुके हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार के कामकाज पर, साफ सफाई पर एक वीडियो जारी कर सवाल खड़े किए। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी, क्या पेरिस 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 जैसी दिल्ली है। सब जगह यही हाल है। अब इन्होंने इतना टेम्परेरी, और इसके लिए मैंने भी एलजी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर 6 महीने के अंदर ये कैसे ढह गया नाला पूरा। बहरहाल दिल्ली का दंगल दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जोरदार तरीके से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। बीजेपी के समर्थन में हरियाणा बीजेपी के दिग्गज भी पूरा जोर लगा रहे हैं, दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन के बड़े दलों का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिला है, लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं अकेले पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि दिल्ली की जंग जीतेगा कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित हिंदुस्तानी जी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और राजेंद्र जाधव वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा सुमित हिंदुस्तानी जी आपसे ही, क्योंकि आप ही की सरकार है दिल्ली में और इस बार चुनौती भी है, क्योंकि कई तरह के आरोप भी आपके नेताओं पर हैं। और अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भी आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है। अन्ना हजारे जी का भी एक वीडियो सामने आया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया हैंडल पर, उसे दिल्ली बीजेपी पर पिन किया गया सबसे ऊपर। और उधर अगर हरियाणा के नेताओं की बात करें, हरियाणा के नेता भी लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। हरियाणा के कार्यकर्ता, हरियाणा के दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के लगातार दिल्ली में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं, कैसे मुकाबला इस बार टफ होता जा रहा है? जी नमस्कार, और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार, और एसटीवी हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, दिल्ली एक बार फिर काम के ऊपर वोट डालने जा रही है। दिल्ली इस बार फिर अरविंद केजरीवाल के किए हुए वादों के ऊपर वोट डालने जा रही है। हितेंद्र जी, जब हमने पहला चुनाव जब लड़ा तो हमने अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य की बात करी, हमने बिजली पानी की बात करी, दिल्ली के लोगों ने हमें मैंडेट दिया। दूसरी बार जब हमने चुना तो हमने कहा हिंदुस्तान का पहला ऐसा राजनीतिक दल का नेता है अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने एक चीज कही कि अगर मैंने काम किए हूं तो आप लोग मुझे वोट दे देना। और आपने देखा होगा कि पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। अब इन दोनों चीजों में एक चीज और जोड़ता हूं। जब हम 2015 में चुनाव लड़ने गए तब भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। जब हम 2020 में चुनाव लड़ने गए तब भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। आज हम 2025 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक ही आदमी को गाली दे रही है। किसको? अरविंद केजरीवाल को। बेफालतू में गालियां दी जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मानती है तो वो अपने सांसदों के काम के आधार पर वोट मांगे दिल्ली के लोगों से। केजरीवाल को चोर कहकर, अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार कहकर, अरविंद केजरीवाल को गालियां दे देकर आप लोग दिल्ली की जनता के बीच में जाकर क्या दिखाना चाहते हो? अरविंद केजरीवाल जी ने तो ये कहा था कि मैंने अगर काम किया मुझे वोट दो, तो दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को वोट दी। आज अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि एक बार फिर अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं महिलाओं को 2100 रुपए की सम्मान राशि देने का काम करूंगा। मैं बिजली, पानी, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य पे जो काम करता आया हूं वो सुचारू रूप से चलते रहेंगे। झुग्गी मेरे परिवार है, झुग्गी में रहने वाले लोग मेरे परिवार है, मैं अपने परिवारों के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। बड़े बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं हमारे, उनको संजीवनी योजना के तहत उनका इलाज बिल्कुल मुफ्त करवाया जाएगा, क्योंकि वो सरकार चुनते हैं, वो अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं।
अगर ये सारे मुद्दे हैं हितेंद्र जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली के दंगल में, दिल्ली की जंग में मुद्दे लेकर चुनाव लड़ रही है, और बाकी राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को गाली, आम आदमी पार्टी को गाली, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, ये सारी चीजें हितेंद्र जी दिल्ली की जनता इस बार देख रही है। पंकज बेनीवाल जी, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली देकर के आप चुनावी दंगल में हैं, मुद्दों के आधार पर नहीं आरोप लगा रहे हैं आप पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता? नमस्कार हितेंद्र जी, सभी साथियों को नमस्कार, हरियाणा की देवतुल्य जनता को मेरा नमस्कार, और आप सभी को, हरियाणा की संपूर्ण जनता को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सुमित हिंदुस्तानी जी ने कहा कि काम के आधार पर हमने वोट मांगी थी, तो अब की बार काम के आधार पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? अब की बार महिलाओं का सहारा क्यों लिया जा रहा है कि भाई 2100 रुपए पेंशन देंगे अगर अब की बार हम आते हैं? तो अब की बार क्यों नहीं पिछले 10 साल का चिट्ठा लेकर के बैठते कि हमने काम किए थे साहब, हमने आपकी टूटी हुई सड़कें टूटी रखी हैं। हम दिखाना चाहते हैं हरियाणा की दिल्ली की जनता को कि जो दिल्ली की सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक है वो बंद पड़े हैं। मोहल्ला क्लिनिक का ये इतना राग अलापते हैं, एक भी एमएलए या इनके राज्यसभा सांसद या उनके परिवार से एक भी सदस्य, 1 घंटे की शायद डिबेट है हमारी, एक भी आदमी उनके परिवार के सदस्य का ऐसा सुमित हिंदुस्तानी जी जोड़ के दिखा दे जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में इलाज लिया हो, और चैनल पर ऐसे एक दिखा दे कि ये सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक की सत्येंद्र जैन की कटी थी, राघव चड्ढा की कटी थी, आरटीसी की कटी थी, अरविंद केजरीवाल की कटी थी। एक दिखाएं तो सही। मोहल्ला क्लिनिक खोले इन्होंने दवाइयों में घोटाला करने के लिए, वहां से पैसा कमाने के लिए, एक ही फोन नंबर पर 70 रिसीट बनाने की जो इन्होंने जो काम चोरी की है वो आज हरियाणा दिल्ली की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी रख रही है। इन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति बहुत बढ़िया है, उससे इतना फायदा हो जाएगा, उसको लेकर के लगभग इनकी सारी कैबिनेट दिल्ली की जेलों में, तिहाड़ में जा चुकी है। और कैग की रिपोर्ट जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसमें 26 करोड़ का घोटाला सामने आया है। उस घोटाले को ये लेकर के सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में भी नहीं रखना चाहते हैं। तो इनका जो दोहरा चरित्र है वो आज दिल्ली की जनता के सामने है। बड़ा ये स्कूलों का राग अलापते हैं, हमने शिक्षा का मॉडल बनाया जी। एक भी एमएलए, एक भी राज्यसभा सांसद का बच्चा या परिवार का बच्चा अगर एक भी स्कूल से पढ़ा हो तो सुमित हिंदुस्तानी जी पूरी डिबेट के अंदर जरा जोड़ के दिखा देना कि सत्येंद्र जैन का बच्चा पढ़ा था, अरविंद केजरीवाल का बच्चा पढ़ा था, आतिशी का बच्चा पढ़ा था, या जिसका भी है, जिसके भी परिवार के सदस्य रहे हैं, एक भी परिवार का सदस्य दिल्ली के उस सरकारी स्कूल से पढ़ा जो हमने बनाए, जिनमें हमने काम किया। तो साहब इनके कहनी और कथनी में बहुत फर्क है। आज दिल्ली की जनता जब नल खोलती है तो गंदा पानी मिलता है, जब खिड़की खोलती है तो प्रदूषित हवा मिलती है, बदबू वाली हवा मिलती है, खिड़की खोल के सांस नहीं ले सकती दिल्ली की जनता। और जब बाहर सड़कों पर निकलती है तो टूटी हुई सड़कें उनको मिलती हैं। छठ की पूजा के लिए जब लोग निकलते हैं तो यमुना का गंदा पानी उनको छठ पूजा के लिए मिलता है। ऐसी दिल्ली बनाई है क्या इन्होंने? जब बारिश आ जाए तो सीवर की सारी लाइनें टूटी हुई मिलती हैं, उस टाइम पर यह काम करने की सोचते हैं। दिल्ली बाढ़ में ग्रस्त हो जाती है, हर एक दिल्ली वासी परेशान होता है, झुग्गियों में पानी भर जाता है। आज सीवर का सारा पानी झुग्गियों में भरा हुआ। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी के सारे नेताओं को कि आपने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया पिछले 10 सालों में। ये बात करते हैं कि हमने काम कर दिया। राघव चड्ढा अगर आंखों का इलाज कराते हैं तो बाहर विदेशों में जाकर इलाज कराते हैं, क्यों नहीं मोहल्ला क्लिनिक में कराया? क्यों नहीं अपने आपके बनाए हुए, आपने जो अस्पताल बनाए होंगे उनमें क्यों नहीं कराया? सत्येंद्र जैन अपोलो से इलाज क्यों लेते हैं, आपके मोहल्ला क्लिनिक में इलाज क्यों नहीं लेते? अरविंद केजरीवाल जब जेल में जाते हैं तो डॉक्टरों का पैनल प्राइवेट हॉस्पिटलों से क्यों आता है? मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स क्यों नहीं लाते? क्यों झूठ बोल के दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं? अगर आप में दम है तो जरा कह के दिखाइए कि 10 सालों में काम किया हो, तो वोट दे के दिखा देना। अब की बार आपकी जुबान पर ये शब्द नहीं आ सकते। स्वाति मालीवाल जी, राज्यसभा सांसद, महिला राज्यसभा सांसद, आप ही के मुख्यमंत्री के आवास में सेफ नहीं है साहब। आप महिलाओं के ऊपर बात करेंगे क्या? आपकी जो महिलाओं की चेयरपर्सन रही है 9 साल तक और आज राज्यसभा सांसद है, उसको भी आपके मुख्यमंत्री के ही आवास में, मुख्यमंत्री के घर में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, वहां पर भी सेफ नहीं है महिलाएं और राज्यसभा सांसद। तो आप किस तरीके की दिल्ली चला रहे हैं, किस तरीके का आपका कानून? ठीक है, जवाब लेंगे सुमित हिंदुस्तानी जी से, लेकिन सुरेश रोड जी भी हैं हमारे साथ कांग्रेस से और राजेंद्र जादव जी भी वरिष्ठ पत्रकार, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुरेश जी, किस तरह से देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं कांग्रेस की स्थिति को? क्योंकि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में लगातार वार पलटवार भी चल रहा है और चुनावी दंगल में कांग्रेस भी अपने तमाम दिग्गजों के साथ, अब तो राहुल गांधी भी प्रमुखता के आधार पर दिल्ली के चुनावी दंगल में नजर आ रहे हैं। हितेंद्र जी,
इंडिया गठबंधन में हमारा योगी दल भी रहा है, अरविंद केजरीवाल जी का दल, जिसको आम आदमी पार्टी कहते हैं जी। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर दिल्ली वासियों की आवाज के ऊपर ये चुनाव लड़ने जा रही है। और राहुल गांधी जी ने आज बिल्कुल आगाज कर दिया। हमें वो दिन दिल्ली वासियों को और पूरे भारतवासियों को आज याद आ रहे हैं, आज मकर संक्रांति के इस पावन पर्व के ऊपर। एक बार वो दौर था जब रामलीला ग्राउंड में अन्न आंदोलन के समय में श्री अरविंद केजरीवाल जी बार बार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कुर्बानी देने की बात करते थे। लोगों को लगता था कि शायद देशभक्ति का जज्बा श्री केजरीवाल के सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन हद तब हो गई जब खुद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया और वो अनशन का नाम लेना ही भूल गए। वो तो कहते थे लोकपाल लेके आओ, नहीं तो मैं अनशन नहीं खत्म उस बात करूंगा। जब उनको जेल में डाल दिया, या तो देखिए दो बातें होती है कि जेल में डाल दिया, या तो उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि मैं भ्रष्टाचार में लिप्त हूं इसलिए मेरे को जेल में डालने की सजा बिल्कुल सही है, तभी वो चुप्पी सा दे गए। जो व्यक्ति शीला दीक्षित जी की सरकार को झूठा बदनाम करता रहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार को बदनाम करता रहा, सीएजी यानी कैग की विनोद राय जी की, जिस विनोद राय जी को बाद में झूठी रिपोर्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पुरस्कृत किया, उस कैग की रिपोर्ट का चाहे 2G की बात थी, चाहे कोल स्कैम की बात थी, झूठे आरोप लगा लगाकर जो साबित नहीं कर पाए, उन्होंने कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ जहर उगला। और कांग्रेस पार्टी ने भी तब कोई टिप्पणी इसके ऊपर नहीं की, क्योंकि हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं। ए राजा जैसे मंत्रियों को, केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में कानूनन कार्रवाई झेलनी पड़ी। तो आज जो समय है, आज का जो दौर है, ये जनता को समझ में आ गया कि केजरीवाल जी ना तो यमुना मैया को साफ करा पाए, सुप्रीम कोर्ट में पीछे एक हवाले से एक रिपोर्ट आई कि 3000 टन का जो कचरा है वो प्रतिदिन यमुना मैया में बह रहा है। 22 बड़े गंदे नाले दिल्ली के यमुना में छोड़े जा रहे हैं। तो जल की जो समस्या थी, यानी जो प्रदूषित जल आता है, तो पीने के पानी की जगह वो आपके सामने है। टैंकर माफिया किसी से छिपा हुआ नहीं है, कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुई है। और जो शीला दीक्षित जी के समय में दिल्ली एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना पाई थी, तो दिल्ली में आज अगर हम 97-98 का वो दौर याद करते हैं जब साहब सिंह वर्मा और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती थी, अगर आप सफेद शर्ट डालकर दिल्ली में चले गए, खासतौर पे नेता लोग सफेद कुर्ते पजामे डालते हैं, तो शाम तक काले हो जाते थे हवा में। कलर कराने की जरूरत नहीं थी, रंगने की जरूरत नहीं थी, काला रंग अपने आप हो जाता था। और दीक्षित जी यानी कांग्रेस की 10 साल सरकार रही तो केंद्र में, और दीक्षित जी की सरकार भी उसी समय में रही, तो दिल्ली की काया पलट हुई। वो दोनों सरकारों का सहयोग भी था। और मोदी जी ऊपर बैठे थे, केजरीवाल जी अब नीचे थे दोनों। अगर ये हरियाणा में तो केजरीवाल जी को मोदी जी का छोटा रिचार्ज बोलते हैं देसी भाषा में लोग, अब पता नहीं इसके क्या मायने हैं। कह रही वो जैसे कई बार एक दिन का डाटा खत्म हो जाता है ना, 15 या 19 रुपए का एक रिचार्ज करा लिया जाता है। बोले पंजाब में, दिल्ली में छोटा रिचार्ज मोदी जी करा देते हैं, एमपी की सीट तो मोदी जी की आती है और सरकार आपकी बन जाती है प्रदेश में। 5 साल एक दूसरे को गालियां देते हैं और करना कराना कोई से में कुछ नहीं है। केंद्र सरकार भी दिल्ली की समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ सकती। दिल्ली के, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, दिल्ली के सराउंडिंग में सटे हुए प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट को केंद्र सरकार ने, केजरीवाल तो कुछ कर नहीं सकता था, केंद्र सरकार ने नीलाम कर दिया। जो मांगर गांव की पहाड़ियां हैं, बड़खल का जो एरिया है, वहां पर कांग्रेस के समय में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कोई कंस्ट्रक्शन की गतिविधि नहीं हो सकती थी। अब उस एरिया को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी जो सुरक्षित वन था हमारा, दिल्ली में लोग सांस कहां से लेंगे। मोदी जी के एक तरह से आंखें बंद करने के बाद ये संभव हुआ है। और इस पे केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई।
यानी कि आप लेके नहीं आ सकते। आप प्राकृतिक जो समस्या है, आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर बिल्कुल अरविंद ध्यान दीजिए। केजरीवाल और नरेंद्र मोदी आपस में ये दोनों नेता मिले बिल्कुल हैं। बिल्कुल, ये ठीक तो जज्बा साबित ठीक है, होएगा अरविंद केजरीवाल। ठीक है। राजेंद्र यादव जी, तो देखिए हरितेंद्र जी, एक मिनट की बात और बताता हूँ, सिर्फ एक जल्दी, अभी चर्चा में समय और भी है सर, और भी अभी हमारे पास समय है, मैं फिर आऊंगा आपके पास। हाँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने भूतकाल में बेशक हमारे ऊपर उंगलियां उठाई, कांग्रेस को बदनाम किया था झूठा जी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने सहयोगी दल के तौर पर इनको इंडिया गठबंधन में शामिल किया। ये हमारी बड़ी सोच थी, राहुल गांधी जी का। और अब यही आपको इंडिया गठबंधन से बाहर करवाने के लिए भी दावा कर रहे हैं, और कई दल भी हैं ऐसे, मैं उस पर भी आऊंगा, आपसे बातचीत करेंगे उस पर और भी आगे। राजेंद्र यादव जी, लेकिन फिलहाल क्या कुछ नजर आ रहा है जो वार पलटवार लगातार जारी है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अब कांग्रेस की बात करें, तीनों पार्टियां प्रमुखता से चुनावी दंगल में नजर आ रही हैं और एक दूसरे पर वार पलटवार लगातार जारी है। क्या कुछ स्थिति नजर आ रही? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब ये तो चुनाव का नेचर ही हो गया है कि चुनाव के दौरान जो है जो भी प्रतिद्वंदी दल है वो एक दूसरे पर भरसक ताकत के साथ जो है वो प्रहार करने की कोशिश करते हैं और मतदाता तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये है कि केजरीवाल जी तो पहले जो है अन्ना हजारे के आंदोलन में थे, साफ सुथरे थे, फिर वो राजनीति की काजल कोठरी में आ गए, तो क्या फिर वो कालिक से बच पाएंगे क्या? तो देखिए कि आरोप तो लग ही रहे हैं उन पर, खासतौर से कैग रिपोर्ट ने जो है काफी बड़ा मुद्दा उछाल दिया है और उसमें फिर वो ये नहीं कह सकते कि सब ये राजनीतिक ही हो रहा है। वो दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी उनको कि आपने विधानसभा में इसको क्यों पेश नहीं किया। तो हाईकोर्ट में जाने से पहले जब वो लीक हुई, लीक कर दी गई, तो स्वाभाविक है कि जिनको चुनाव लड़ना है और जीतना है तो लीक करेंगे, तो करवा दी गई लीक। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या ये रिपोर्ट कहाँ है, क्या बीजेपी ऑफिस से आई है? तो ये राजनीतिक दांवपेच है। बीजेपी ऑफिस से आई है तो बीजेपी ऑफिस से आने ही क्यों दी आपने? आप तो विधानसभा में पेश करते थे। बिल्कुल। उसमें यह है कि 2026 करोड़ का जो अब नुकसान हुआ है दिल्ली सरकार को, सरकारी खजाने को, उसका जिक्र है उसमें कैग रिपोर्ट में। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो है कैग रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो सब संदेहास्पद हो गया। तो अब ये बड़े बड़े मामले हैं, लेकिन क्या है कि उनके पास वोट बैंक है वहां पूर्वांचली समाज का, तो उनको इन बातों से कोई लेना देना नहीं। कैग रिपोर्ट में क्या हुआ, सरकारी खजाने को कितना नुकसान पहुंचा, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सुविधाएं उनको चाहिए, पानी बिजली फ्री मिल रही है, तो वो वोट देंगे। वोट बैंक की ताकत से जो है केजरीवाल जी का कॉन्फिडेंस कायम है। तो अब देखते हैं लेकिन ये किस तरह से उस वोट बैंक को तोड़ पाते हैं, क्योंकि अभी ये बीजेपी ने भी एक मुद्दा उछाल दिया था कि पूर्वांचली समाज का जो है इन्होंने अपमान किया केजरीवाल ने, और फिर उन्होंने सम्मान मार्च निकाल दिया पूर्वांचली समाज का। तो ये सब दांवपेच है। अब देखते हैं कि लोग कितना इससे प्रभावित होते हैं। इधर भाजपा ने हरियाणा से भी करीब 100 नेता भेज दिए, उधर प्रचार में लगे हुए हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी जाएंगे क्योंकि बॉर्डरिंग है वो दिल्ली, तो हरियाणा का प्रभाव वहां होता ही है। तमाम लोग वहाँ हरियाणा के भी हैं, हरियाणा के लोग वहाँ सर्विस के लिए भी जाते हैं, रोजाना अप एंड डाउन भी करते हैं। कुछ माहौल इस तरह से बनाने की कोशिश है। तो अब देखते हैं कि आम आदमी पार्टी भी जो है कांग्रेस के साथ उनका तालमेल नहीं बैठ पाया। कहाँ तो वो हरियाणा में गठबंधन करने के प्रयास में थे विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में तो वो एक सीट उनको मिली, वो जीत नहीं पाए, और फिर जो है अब वो उनकी लड़ाई इस तरह से छिड़ गई है कि वो गठबंधन। लेकिन इसका नुकसान किसे होगा ज्यादा, क्योंकि राहुल गांधी खुद सामने आ रहे हैं, अब तो वो सामने आकर के अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तस्वीरें दिखाते हुए नजर आए कि ये चमकती हुई दिल्ली है। वो कह रहे हैं कि मैं राहुल जी के किसी भी आरोप का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जवाब देता हूँ, वो आरोप लगाता हूँ तो जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है। उन्होंने इशारा ये कर दिया कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं दिल्ली में। तो ये चलता रहता है सब यहाँ, वैसे राजनीतिक दांवपेच एक दूसरे की बी टीम बताते रहते हैं। सवाल ये है कि पूर्वांचली समाज जो है उसके आधार पर आम आदमी पार्टी का सर्वाइवल है दिल्ली में। अब ये कांग्रेस बीजेपी उस पूर्वांचली समाज के इनके वोट बैंक को किस तरह से तोड़ पाते हैं उस पर परिणाम निर्भर करेगा। बाकी तो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कुछ बातें ठोस भी हैं। कैग की रिपोर्ट का भी एक बड़ा मतलब है, ये तो है नहीं कि वो बिल्कुल ही हवा में है। उन्होंने अगर स्क्रूटनी की है और उसका ऑडिट किया है सरकार का, तो शराब नीति को लेकर फिर अन्ना हजारे का भी वो वीडियो जारी कर दिया गया, वो चलाया जा रहा है।
उसमें वो कह रहे हैं वो शराब में डूब गया। तो इन बातों का देखिए क्या असर होता है। यानी कि कहीं ना कहीं लोग कुछ सुविधा चाहते हैं, अगर उनको सुविधा मिल रही है, पूर्वांचली समाज जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी फिर वापसी कर ले। सही है। बिल्कुल। आप पिछली बार की चुनाव का जिक्र कर रहे थे सुमित हिंदुस्तानी जी, लेकिन इस बार का चुनावी माहौल कहीं ना कहीं अलग नजर आ रहा है। जिस तरीके से कथित शराब घोटाले को लेकर के आरोप लगे, जेल गए आपके नेता, जमानत पर बाहर हैं, और इसी तरह से जो महिला सम्मान और मुख्यमंत्री आवास का जो बात सामने आई, शीश महल को लेकर के आप पर आरोप लगे, पानी को लेकर के, गंदा पानी की सप्लाई, टैंकर माफिया को लेकर के जिस तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं, यमुना नदी की सफाई को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, इस बार चुनौतियां कहीं बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं लग रहा आपको? मैं आपको बताता हूं, और मैं हमारे भाजपा के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई पंकज जी की भी हर बात का जवाब दूंगा। हम लोगों ने हमेशा मुद्दे की राजनीति करी। आज जब पहले वर्जन में मैंने क्या कहा आपको, मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी 2015 से लेकर 25 तक आ गई। भाई आपके सांसद थे, आपने भाजपा के प्रवक्ता ने अपने पूरे वक्तव्य में सिवाय आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को गाली देने के बजाय अगर वो ये कहते कि हमारे फलाने सांसद ने ये काम कर दिया, हमारे फलाने सांसद ने ये अच्छा काम कर दिया, हमारे फलाने सांसद ने वो अच्छा काम कर दिया, तो मुझे लगता कि इनके पास कुछ कहने की बातें हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, मैं आम आदमी पार्टी का अगर मैं प्रवक्ता बन के आपके बीच में बैठा हूं तो मैं पूरे आंकड़ों के साथ बैठा हूं। हमारे जुदान साहब ने कैग रिपोर्ट की बात करी है। 2022 के अंदर एक कंपनी द्वारा इसकी रिपोर्ट तैयार की गई। ये केवल और केवल एक 2096 का आंकड़ा है। किसी भी प्रकार की कोई भी कैग की रिपोर्ट अगर भाजपा के लोग लेकर बैठे हो या हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी लेके बैठे हो तो वो हमें दिखा दें एक बार। और ये जांच का विषय है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से कहीं के कागज कहीं जोड़ के मीडिया में दिखाने के लिए पहले दिन से दिखाई देती है। मुझे अच्छा तब लगता जब वरिष्ठ पत्रकार जी एक बात कहते कि पहली बार देखने को मिला दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो पुलिस कस्टडी के अंदर 1100 रुपए कैश बांट रहे हैं, जबकि चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। ये लोग लगातार कैंप लगाकर चदरे बांट रहे हैं, बेडशीट बांटी जा रही है। अगर उस चीज पे ये अपनी बात रखते तो मुझे समझ आती। हम पे आरोप लगाया गया कि भाई इन्होंने कोई स्कूल नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। मैं आपको नरेंद्र मोदी जी का गुजरात का स्कूल दिखाता हूं आपके टीवी चैनल पर। ये देखिए, ये एक स्कूल है। ये अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक स्कूल है। ये स्कूल कैसा है मैं बताता हूं आपको। ये स्कूल फ्लैक्स से बनाया गया। फ्लैक्स बोर्ड लगा दिए गए, 4 टेबल रख दी गई, मोदी जी को बिठा दिया गया, 4 बच्चों को बेनीवाल साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, आपसे जवाब दिया गया। ये तो रही स्कूल की सच्चाई। उसके बाद अब दिल्ली के स्कूल हम बताते हैं। नरेंद्र मोदी जी तो 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, 25 साल से ज्यादा ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से मनोहर लाल खट्टर भी मुख्यमंत्री रहे। जब अमेरिका के राष्ट्रपति की धर्म पत्नी जब आती है तो उन्होंने गुजरात के सरकारी स्कूल क्यों नहीं देखे, उन्होंने हरियाणा के सरकारी स्कूल क्यों नहीं देखे, उन्होंने दिल्ली के ही सरकारी स्कूल क्यों देखे। और हम तो बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात कहते हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को, दिल्ली के लोग, और जब आपके नेता भी वोट डालने जाएंगे ना तो अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा बने हुए उन्हीं सरकारी स्कूलों में आप लोग वोट डालने जाओगे। हमने जो काम किया है वो धरातल पे करके दिखाया है। हम पे आरोप लगा ये आबकारी नीति का, हम पे स्कैम का आरोप लगाया गया। मैं आपसे हितेंद्र जी, आपने तो उस चीज को बड़ी गंभीरता से आप चैनल वालों ने दिखाया था। शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए का जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिया गया, जिसको ईडी ने इस लीकर स्कैम का साउथ लॉबी का किंग पिन बताया गया था, उससे भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ रुपए का क्यों लिया है? पैसे ना लेते ये लोग। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भैया घोटाला नहीं हुआ, संजय सिंह ने कहा घोटाला नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी ने कहा घोटाला नहीं हुआ, मनीष सिसोदिया ने कहा घोटाला नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि घोटाला हुआ। वो घोटाला इसलिए हुआ क्योंकि इन लोगों ने शराब माफियाओं से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 60 करोड़ रुपए की रंगदारी ली। हम पे आरोप लगाया इन्होंने अभी की जमुना साफ नहीं हुई। हितेंद्र जी, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं, मैं तो आज चैनल पे बैठा हूं, 2 साल से ज्यादा हमारे नेताओं को, हमारी कैबिनेट को जेल में रखा गया। एक मनगढ़ंत, एक शराब का एक स्कैम बनाकर हम लोगों को जेल में रखा गया।
इन्होंने खूब रिकवरियां डाली हमारे ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के घर पे इन्होंने रेड मरवाई, हमारे एमएलओ के घर पे रेड मरवाई, मुख्यमंत्री हाउस में रेड मरवाई, हर जगह रेड मरवाई। क्या एक अठन्नी, एक 10 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट, कोई तो एक ऐसा नोट होता जो आप दिखाते देश को हिलाकर कि केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया के, संजय सिंह के, सत्येंद्र जैन के घर पे मिल गया? क्या देश के लोग देखते नहीं इन चीजों को? दिल्ली के लोग इन चीजों को देखते नहीं? आखिरी बार इसका यमुना की सफाई से क्या लेना देना है, समझ नहीं आया मुझे। मैं बताता हूं सर, यमुना की सफाई वाले भी मैं बताता हूं। हमारे लोगों को जब जेल में रखा गया, हमने कहा कि हमने कहा था कि 2025 में हम जमुना को सफाई करके रखेंगे। हम नहीं कर सके। हम बोलते हैं, हमने बोला था हम, और लेकिन हम ये कहते हैं कि हम जमुना की सफाई भी करेंगे और अब जब चुनाव जीत कर आएंगे तो और जो वादे करे हैं उनको भी पूरा करने का काम करेंगे। सालों से सरकार में रहे हैं सर आप, क्या अभी पिछले 2 साल से सरकार में थे क्या? सर मैं वही दिल्ली की सड़कें, दिल्ली का जो पानी गंदा सप्लाई हो रहा है, जो टैंकर माफिया की समस्या है, क्या ये समस्याएं नहीं है क्या? इनसे आप अवगत नहीं है क्या? मैं आपको बताता हूं, दिल्ली की सड़कें खराब करने को भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया के हैंडल पर एक पोस्ट जारी करा। वो पता चला वो फरीदाबाद का निकला। ये कहीं से भी, वो आपने कहानी सुनी है, कहीं का ईंट सुमित जी आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर या हरियाणा में जो लोग आपको सुन रहे हैं, दिल्ली में जो लोग आपको सुन रहे हैं, या दिल्ली के जो रहने वाले लोग हैं, क्या उन्हें नहीं मालूम कि दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल है क्षेत्रीय स्तर पर? क्या दिल्ली के अंदर हमने दिल्ली सरकार ने, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास फिर से। और भी हमारे साथ सहयोगी हैं, साथी हैं। डॉक्टर पंकज जी, आपकी पार्टी के नेताओं पर आरोप लग रहे हैं कि आप पैसे बांट रहे हैं, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि सोने की चैन बांटी गई हैं, कुछ कॉलोनियों में बांटी गई, सोने की चैन भी नहीं बांटी, वो अब बीजेपी के नेता अपने आप ही खा गए। इस तरह के भी आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं कि लगातार इस तरह से पैसे बांटे जा रहे हैं वोट को खरीदने के लिए, बीजेपी नेता कह रहे हैं। दूसरी तरफ आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उन पर सरकारी वाहन का इस्तेमाल करने को लेकर के एफआईआर भी दर्ज हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उधर सिर्फ जांच की बात कह दी जाती है। चुनाव आयोग पर भी इस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि पक्षपात कहीं ना कहीं हो रहा है दिल्ली में। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, वो कट्टर झूठे इंसान हैं। उनका झूठ जो है उस टाइम से स्टार्ट हो जाता है जब अन्ना आंदोलन होता है। उन्होंने बच्चों की कसम भी खाई थी कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में आए। उन्होंने कहा था कि मैं, कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया है, सुमित हिंदुस्तानी जी बता दें कि अन्ना आंदोलन, अन्ना मूवमेंट या अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जन्म, आम आदमी पार्टी का जन्म, जिसके ये प्रवक्ता बन के बैठे हैं, उसका जन्म किसके गलत कामों की वजह से, किसके भ्रष्टाचार के खिलाफ जन्म हुआ था इस पार्टी का? कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस की ही सत्ता थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, इसीलिए तो हुआ। शीला दीक्षित की सरकार कांग्रेस दिल्ली के अंदर थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार हरियाणा के अंदर थी, इसीलिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कह करके इन्होंने पूरे हरियाणा को, पूरे दिल्ली को, पूरे देश को बरगलाने की कोशिश की और ये उसमें कामयाब भी हुए। देश की जनता ने इनका समर्थन भी किया, साथ भी दिया। लेकिन पहली ही सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर के बनाते हैं। जब इनकी 27 सीटें आती हैं तो पहली ही सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर के बनाते हैं और फिर छोड़ भी देते हैं कि इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, काम नहीं करने दिया। जब इंडिया अलायंस ये बने तब कैसे वो सारी बातें फिर से अंडू कर दी इन्होंने, जो कांग्रेस से 10 साल पहले गालियां देते थे। तो इनका जो दोहरा मापदंड है, दोहरा चरित्र है, दोहरा चेहरा है, इसीलिए नायब सिंह सैनी जी ने आज इनके मुख्यमंत्री जो रहे पूर्व के अरविंद केजरीवाल, उसको बहरूपिया शब्द भी किया और मैं भी कट्टर झूठा, कट्टर जो बिल्कुल ही जो निकम्मापन का काम है जो किए हैं, जो दिल्ली को बर्बाद करने के लिए काम किए हैं, वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने किए हैं। अब इन्होंने कहा कि हमने यमुना साफ करनी थी और हम 2025 तक साफ करने वाले थे। 2 साल से हमारे नेता जेल के अंदर है, काम ही क्यों किए से जो आपके नेता जेल के अंदर गए? और जब 2020 के अंदर आप ही के पार्टी के पूर्व के सीएम अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, छठ पूजा पर आप साफ यमुना में डुबकी लगाएंगे और मैं भी साफ डुबकी लगाऊंगा, तो जाके लगाइए ना साहब। 3 साल तक तो थे, अगर 2 साल, अगर 3 साल तक आपने ऐसी रूपरेखा बना दी होती तो शायद बाद में काम हो जाता। और जब जेल में चले गए थे तो भी आपसे सत्ता का लालच छूटा नहीं, आपने किसी और को मुख्यमंत्री बनाया नहीं, लेकिन जाते जाते जब आपको लगा कि अब आप मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं रह सकते, मजबूरन आपने आतिशी मरलिन को वहां पर दिल्ली का मुख्यमंत्री बना करके छोड़ा। अगर आपको दिल्ली वासियों की इतनी ही चिंता थी तो आप आतिशी को पहले भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन नहीं कर सकते थे। और जो सीएजी की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, तो उससे
जो इतना बड़ा नुकसान दिल्ली के राजस्व को हुआ है 2026 करोड़ का, वो कौन भुगतान करेगा? और आप उसको लेकर के भी नहीं आए अपने विधानसभा के पटल के ऊपर। हाईकोर्ट ने आपके ऊपर फटकार लगाई है, लेकिन आप लोग ना तो हाईकोर्ट की बात को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पंजाब एसवाईएल बना की नहर बना करके देगा, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं मानते हैं। ना तो आप कोर्ट की बातों को मानते हैं, ना ईडी सीबीआई की बातों को मानते हैं, ना चुनाव आयोग को मानते हैं। आप मानते किसको है जी? काम आपको करना नहीं है। आपने दिल्ली को नरक बना के रख दिया है, लेकिन आपके मुंह से उफ नहीं निकलती। लेकिन फिर से वोट की राजनीति। आपने कहा कि 2100 देंगे अपनी बहनों को, बेटियों को, सबको 2100 रुपए देंगे। 1000 रुपए पंजाब में कहा था, सरकार हुए 2 साल हो गए, क्या आपने 1000 रुपए एक बहन को भी दिया क्या? एक बेटी को भी दिया क्या? एक महिला को भी दिया क्या? 1000 रुपए कितनी महिलाओं को आपने पंजाब के अंदर दिया है? एक आदि को टीवी पे जोड़ के तो दिखा दीजिए। मैंने आपसे पूछा था कि किसी ने मोहल्ला क्लिनिक में इलाज दिया क्या? एक को टीवी पे जोड़ के दिखाइएगा। आपके पास जवाब नहीं है। आपने मेरी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आप गुजरात पहुंच के, वेस्ट बंगाल पहुंच के, हिमाचल पहुंच के, लेकिन आप दिल्ली के अंदर नहीं घूमे। दिल्ली का ही चुनाव है, दिल्ली की सारी सड़कें टूटी हुई है। सुनील हिंदुस्तानी जी कहेंगे उस रोड पर के लेकर के चलूंगा। हरियाणा न्यूज का कैमरा भी हमारे साथ होगा, जब आपको समझ में आएगा। फरीदाबाद नहीं, दिल्ली की सड़कें टूटी हुई है। यमुना नदी में आपने एक काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज भी यमुना नदी गंदी है। पेंशन की आप बात करते हैं कि हम पेंशन देंगे। एक बुजुर्गों की पेंशन पिछले 5 साल से एक भी नए बुजुर्ग की पेंशन नहीं बनाई आप लोगों ने। एक नया राशन कार्ड नहीं बनाया। जब कभी पहले राशन कार्ड बनाने की बात हुई तो कैसी कैसी सीढ़ियां आम आदमी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ आ रही थी। क्या आप उनसे अनभिज्ञ हैं या आंखें बंद करके बैठना चाहते हैं? सुमित हिंदुस्तानी जी, आम आदमी पार्टी का बचाव करने के चक्कर में अपना ईमान ना खोइएगा। उन ईमानों पर रहिएगा जो जनता को चाहिए। जनता को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए उनके लिए बात करनी चाहिए, ना कि अपने उस कट्टर भ्रष्ट मुख्यमंत्री जो पूर्व के अरविंद केजरीवाल, उसके बचाव में आप लोग यहां बैठ करके बात करें। ठीक है, ठीक है। सुरेश रोड जी, आप बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन को लेकर के, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से जो बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के, वो आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस दिल्ली में कहीं ना कहीं अकेली पड़ गई है और उससे कैसे बात बन पाएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी, कभी आप आम आदमी पार्टी के साथ में खड़े हो जाते हैं, कभी आप विरोध में खड़े हो जाते हैं। दिल्ली के लोगों में कंफ्यूजन नहीं होगा कि इससे अच्छा तो आम आदमी पार्टी के साथ ही चले जाएं? सुरेश जी। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूं जी कि कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के जो नफरतवादी विचारधारा के खिलाफ सभी देश की पार्टियों से समर्थन मांगा था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्री राहुल गांधी जी ने। और उसको हमने, जो भूतकाल में हमारे ऊपर उंगली उठाते थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो या अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, उसके बावजूद भी गले लगाया। जो हमारे साथ आए उनका हमने स्वागत किया। ये एक राष्ट्रव्यापी, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मुहिम थी। ये लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया गया था और ये तभी संपूर्ण हो गया था। इसमें ये नहीं है कि कोई पार्टी हमारा साथ छोड़ रही है या छोड़ के चली गई। हरियाणा चुनाव के दौरान भी कोशिश की थी। इवन इंडियन नेशनल लोकदल, आज चौटाला साहब हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी पार्टी ने भी कोशिश की थी। तो लेकिन वो गठबंधन जो था हमने लोकसभा चुनाव के दौरान ही लोकसभा चुनाव के लिए ही किया था और वो तभी संपूर्ण हो गया था। यानी अब खत्म है। आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल हमारा साथ दिया। इससे एक साबित होती है बात। सुरेश रोड जी, माफी चाहूंगा, मैं आपसे यहाँ थोड़े से क्लियरिटी चाहता हूँ इस मामले में। इंडिया गठबंधन क्या खत्म हो चुका है? मैं ये कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन जो था वो लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था। ठीक है। वो जैसे हरियाणा विधानसभा का चुनाव आया, हाँ। कई बार खबरें देखने को मिली हमें, हाँ। कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जो था वो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का टूट गया समझौता। ऐसा नहीं था। ये जो गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए था। विधानसभा में हमारा कोई गठबंधन नहीं हुआ। चाहता हूं इसमें कि क्या अब इंडिया गठबंधन नहीं बचा है या अगले लोकसभा चुनाव के लिए बचा करके रखा है, बाकी विधानसभा चुनाव अकेले अकेले लड़ेंगे हर जगह? नहीं, देखिए, ये तो एक उच्च स्तरीय बात है। आगे भविष्य में क्या होगा वो बता दिया जाएगा। इस समय हमारा जो है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के साथ हमारी ना कोई हमदर्दी है और ना हमारा कोई समझौता है। लेकिन दूसरे सहयोगी दल जो है आपके, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो टीएमसी है, वो तो कर रहे हैं ना उनको समर्थन।
नहीं, वो कर सकते हैं। देखिए, सभी का अपना अपना अधिकार क्षेत्र है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सक्षम है चुनाव लड़ने में। एक बात और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने जिक्र किया था कि केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का उदय कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ हुआ। बिल्कुल खिलाफ हुआ, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि रामलीला ग्राउंड में अन्ना आंदोलन, जिस अन्ना आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की समर्थित विवेकानंद फाउंडेशन के तत्वाधान में चलाया गया था, तब उसकी उत्पत्ति आम आदमी पार्टी की या केजरीवाल जी की हुई थी। यानी आप स्पष्ट तौर पे यह कह सकते हैं कि केजरीवाल की राजनीति में जो उत्पत्ति हुई वो आरएसएस के द्वारा, विवेकानंद फाउंडेशन के द्वारा अन्ना आंदोलन के जरिए हुई, ये सभी जानते हैं। उस समय हमारी केंद्र और दिल्ली की सरकार को बदनाम किया गया झूठा। केजरीवाल जी एक अन्ना आंदोलन में अग्रणी बनकर उभरे, लोगों ने उन पर विश्वास किया और वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। तब कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन इस मुहिम के पीछे उनकी राजनीतिक उत्पत्ति के पीछे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस अपने विवेकानंद फाउंडेशन के आंदोलन के जरिए सामने आई थी। अब आप पीछे क्यों हट रहे हैं? जब आप सहारा देने की बात करें तो सहारा तो कांग्रेस ने भी दिया, उनको पहली बार तो मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनवाया। नहीं, ये देखिए बाद की बात है, मैंने राजनीतिक उत्पत्ति की बात कही है। वो समीकरण बढ़ते रहते हैं। किसी स्टेट में अगर हम सरकार बनाने में सक्षम नहीं है तो किसी को समर्थन देना और लेना पड़ता है, एक राजनीतिक प्रक्रिया है। अब भारतीय जनता पार्टी भी कभी भी अपने दम पे थोड़ी हरियाणा में पनपी है। कभी उन्होंने हवीपा से चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी के साथ सरकार बनाई, कभी INLD चौटाला साहब की पार्टी के साथ बनाई, कभी पंजाब में अकाली दल के साथ बनाई। और जब जब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ी, अकाली दल हो या चौटाला पार्टी हो, उन्होंने राज्यसभा में भी वोट की, वो एक अलग बात है। लेकिन ठीक है बेनीवाल साहब, आऊंगा मैं, आपके पास भी आऊंगा। मैं एक विषय ये जरूर बताना चाह रहा था कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जी ने रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए बड़ा जोश दिखाया था, आज तो खुद अरविंद केजरीवाल जी जेल में भेज दिए गए, तब वो चुप क्यों हैं? उनके अधिकारों को केंद्र सरकार ने छीन लिया, तब वो चुप क्यों, अनशन क्यों नहीं कर रहे? आज भारतीय चुनाव आयोग अपने बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है, अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है। खुद अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं कि कहीं पर पैसे बांटे जा रहे हैं, कहीं पर सोने की चेन बांटी जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में वो मफलर बांध कर गले में और खांसते खांसते कब अनशन करेंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ? अगर ये अरविंद केजरीवाल की जो चुप्पी है, कहीं ये अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी का छोटा रिचार्ज तो साबित नहीं करती, बी टीम तो साबित नहीं करती। ठीक है कि एमपी की सीटें, सांसद की सीटें तो बीजेपी को दे दो दिल्ली में, और विधानसभा में सरकार बना लो, एक दूसरे को गाली देते रहो। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा। ये जनता में चर्चा है कि अरविंद लेकिन राजेंद्र यादव जी, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो लगा था, वाकई एक बार के लिए लगा था कि एक क्रांतिकारी पार्टी जो है वो आई है, बहुत कुछ सुधर जाएगा, सफल हो जाएगा, इस तरह की बातें आई थी। लेकिन अब कई वीडियो तब भी आई थी, कुमार विश्वास की, अरविंद केजरीवाल की कई वीडियो आई थी। ठीक है सुरेश, और उसमें वो बहुत छिछोरापन साबित कर रहे थे कि जैसे लेकिन राजेंद्र यादव जी, अब उनका उदय हो चुका, उदय भी हो चुका, और उन पर जिस तरह के आरोप भी लग चुके हैं, वो जेल भी जा चुके हैं भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते। तो क्या अब की स्थिति, अब चुनाव में स्थिति कितनी बदलती हुई नजर आ रही है? और जो इंडिया गठबंधन को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं लगातार, कांग्रेस को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करने के भी कवायद में है अरविंद केजरीवाल, तो उसमें क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? जो कांग्रेस प्रमुखता से कभी आम आदमी पार्टी का समर्थन करती हुई नजर आती है, कभी उसके खिलाफ जाती हुई नजर आती है, और इस तरह के चुनावी समीकरणों में आम लोगों के मन में अब क्या कुछ धारणा दिल्ली के चुनाव को लेकर के बनती हुई नजर आ रही? नहीं, देखिए ऐसा है कि केजरीवाल जी ने जो अपना अभियान शुरू किया राजनीतिक दल बना के जी, तो वो बड़ा कोई बड़ी चार्जशीट लेके आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि ये पंजाब में भी किया उन्होंने, दिल्ली में भी किया जी, जो दिल्ली क्रिकेट वो जो है उसको लेकर भी उन्होंने किया, अरुण जेटली पर लगाए आरोप, उधर पंजाब में लगाए, विक्रम मजीठिया पर लगाए जी, ठीक है ना। और वो तमाम उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि मैं पूरी तरह साफ सुथरा हूं
और ये भ्रष्टाचार के मुद्दे में उठा रहा हूँ। तो दूर दूर उन्होंने मैसेज देने का प्रयास किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन किया, अब राजनीतिक दल बना के भी हम साफ सुथरा प्रशासन देंगे, सारी सुविधाएं देंगे, सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। फिर बाद में उन्होंने जो है ये मुद्दे उठाने ही बंद कर दिए और अरुण जेटली से माफी मांग ली, उधर विक्रम मजीठिया से भी मांग ली। तो आखिर में ये क्या, ये इतिहास भी तो देखिए ऐसा है। फिर बाद में उस पर आते हैं कि राजनीति में कभी कोई स्थिर सिद्धांत नहीं चलता, वो समझौते कर लेते हैं। कांग्रेस ने जो 2015 में सरकार बनवा दी, ठीक है, और अभी भी हो सकता है कि इनकी मेजोरिटी शॉर्ट हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को साइड में रखने के लिए वो आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दें, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पुराने सहयोगी हैं। सिर्फ ये कंफ्यूजन नेता ही पैदा करते हैं। पहले जब इंडिया गठबंधन बना शुरू में, तो ये बात तो बाद में आया कि सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन एक धारणा बन गई कि अब ये विपक्ष का गठबंधन है, हो सकता है विधानसभा चुनाव में भी एक दूसरे को सपोर्ट करें, और मैं समझता हूं कि करते तो ज्यादा ही मजबूत रहता। फिर लोकसभा चुनाव हो गया, अब तब भी लोग कह रहे हैं, लालू कह रहे हैं ममता जी को होना चाहिए इसका अध्यक्ष। जब लोकसभा चुनाव के लिए था तो खत्म ही हो गया, फिर चर्चा क्यों कर रहे हैं कि ममता जी उसके अध्यक्ष हो, कांग्रेस को हटाओ, उनको लाओ, है ना। लालू जी कह रहे हैं, कुछ और दलों ने भी कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, और अभी वो जो है शिवसेना, वो यूबीटी के जो प्रवक्ता है संजय राउत, वो भी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन बना रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो ये कंफ्यूजन तो यही पैदा करते हैं। वो कांग्रेस के प्रवक्ता थे एक बार, जब मैंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि इंडिया गठबंधन कुछ करे लोकसभा चुनाव से पहले, तो उन्होंने कहा वो पत्रकारों को पता नहीं है, गठबंधन जो है लोकसभा के लिए है। सवाल ये नहीं है, जब कोई गठबंधन होता है तो उसका परिणामी बल भी देखा जाता है। आपने एजेंडा क्या तय किया है, लेकिन कहीं कहीं जब एक दल जुड़ रहे होते हैं तो हो सकता है कि माना जाए कि विधानसभा चुनाव में भी कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए चुनाव लड़े। राजनीति में तो बहुत अलग तरीके से देखा जाता है, वो कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स एजेंडे पर ही होता है। तो अभी क्यों चल रही है फिर, जब लोकसभा चुनाव में वो हो गया और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, तो सारे नेता, दिग्गज नेता चर्चा कर रहे हैं कि ममता जी को बनाइए इंडिया गठबंधन का नेता, कांग्रेस को हटाइए। वो कह रहे हैं केजरीवाल जी कि कांग्रेस को हम इंडिया गठबंधन से बाहर कराएंगे। अरे तो जब इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ चुका और डिसॉल्व हो गया, कश्मीर में जीत हुई कांग्रेस और उसकी वो बनी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो इंडिया गठबंधन की जीत होगी। तो आखिर में ये पॉलिटिकल गिमिक है और कहीं कोई सिद्धांत स्थिर नहीं होता। 1967 में जब भारतीय जनसंघ बनी, और उससे पहले बन गई थी, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए समाजवादी आंदोलन, राम मनोहर लोहिया वगैरह, उन्होंने समझौता कर लिया, वो उससे गठबंधन कर लिया था जनसंघ से, और वो जनसंघ मेन स्ट्रीम में आ गई। तो ऐसे कई मौके आए पड़े हैं जब वो गठबंधन हो जाते हैं। यानी कि इस तरह का मौका चुनाव के बाद दिल्ली में भी बन सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। जी हो सकता है कि जिस तरह का घमासान छिड़ा हुआ है और आम आदमी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले तो कांग्रेस समर्थन दे देगी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखो। सुमित जी, ये नफरतवादी पार्टी है, ये जो है कट्टर पार्टी है, ये जो धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बहाने हो जाएंगे, बहाने एकदम से पैदा हो जाते हैं, उसमें कोई बड़ा तीर मारने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सुमित, हिंदुस्तानी अगर वाकई इस तरह की जरूरत पड़ती है, त्रिकोणीय मुकाबला क्योंकि बनता हुआ नजर आ रहा है, राहुल गांधी जिस क्षेत्र में पहुंचे, जिस क्षेत्र में उन्होंने वहां पर लोगों से उन्होंने मुलाकात की, मिले, तो क्या लग रहा है कि इस बार कांग्रेस ज्यादा नुकसान कर सकती है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में, यहाँ पर कई तरह के आरोप भी लग चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी है, और उधर कांग्रेस जो आपकी अभी कुछ दिन पहले सहयोगी भी थी, अब वो भी आपके खिलाफ पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। देखिए हितेंद्र जी, हम पहले ही ये बात कह चुके हैं, दिल्ली का चुनाव मुद्दों का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी के पास केवल एक ही चीज है, वो है गुटबाजी। संदीप दीक्षित और अजय माकन जी की गुटबाजी दिल्ली प्रदेश के अंदर इतनी है जो देखी नहीं बनती। मतलब उन्होंने तो यहाँ पर हरियाणा के गुटबाजी को ही पीछे छोड़ दिया। मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी की बात को सुन रहा था, वो खांसी की बात ले आए, मफरल की बात ले आए, वो ले आए। देखिए इस तरह की बातें करके ही तो आप लोग आज तक जीरो पे हो। अगर आप लोग मुद्दों की बात करते, आप लोग दिल्ली प्रदेश की बात करते, तो आज आप लोगों का एक आधा विधायक तो बेचारा आ ही जाता। और आप हमें ज्ञान दे रहे हो कि हमें ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। तो कांग्रेस के लिए तो मेरे पास एक ही मुहावरा है जो मुझे याद आता है, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो कांग्रेस के लिए आपको लगता है कि कोई नुकसान नहीं होगा कांग्रेस से? नहीं, कांग्रेस इतनी, मतलब कांग्रेस के बारे में सोचना ही, मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं कि दिल्ली के अंदर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि पहले इनको खुद सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर कांग्रेस के पास कुछ नंबर्स आते हैं और आपको जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस, मतलब हितेंद्र जी मतलब ही नहीं पैदा होता। मुद्दों का चुनाव है,
नहीं, लेकिन अगर दिल्ली- चुनाव ये चुनाव दिल्ली तो का चुनाव चुनाव होता है ना है, सर, राहुल, अब मुद्दे और तो राहुल हैं, गांधी, और मैं चुनाव तो आपको- और मैं चुनाव है, आपको बताता हूं, चुनाव तो इन्होंने चुनाव है, कहा- चुनाव में परिणाम क्या देखो- आएंगे वो तो 8 तारीख को पता चलेगा। आज तो नहीं डिसाइड कर सकते ना, आप बैठ करके डिसाइड नहीं कर सकते, बीजेपी डिसाइड नहीं कर सकती, कांग्रेस भी डिसाइड नहीं कर सकती। और राहुल गांधी जी ने जो कल की जनसभा करी, राहुल गांधी जी तो शुरू से ही दिल्ली में रह रहे हैं, पहली बार दिल्ली थोड़ी आए हैं। जब अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने और जब पहली बार हम लोगों ने सरकार बनाई, जिसको भाजपा वाले भी कह रहे थे और कांग्रेस वाले भी कह रहे थे, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा, हमने जन लोकपाल बिल की बात करी थी। जन लोकपाल बिल के नाम पर हमने सरकार बनाई थी। अगर हम लोग सत्ता के लोभी होते तो हम सरकार चलने देते। हमने 49 दिन के बाद कुर्सी को लात मार दी। हम सत्ता के लोभी नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जनता के द्वारा दिए हुए टैक्स का पैसा जनता को सहूलियत के रूप में मिले, उसको बिजली पानी की भी अच्छी व्यवस्था को मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा इलाज मिले, उनको अच्छा जीवन यापन करने की चीजें मिले। हम लोग ये नंबरों का गेम नहीं करते जैसे और राजनीतिक दल करते हैं। और मैं फिर एक चीज कहना चाहूंगा अंत में कि भाजपा के प्रवक्ता ने फिर नहीं बताया कि उनके 7 सांसदों ने क्या क्या काम करे दिल्ली के अंदर। ठीक है, डॉक्टर पंकज जी, जिस तरीके से आप लगातार आरोप लगा रहे हैं दिल्ली की सरकार पर, आपके सांसद लगातार बनते रहे हैं। 2014 के बाद से अगर बात करें तो लगातार 7 के 7 सांसद दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालती रही है, 7 की 7 सीटें। लेकिन विधानसभा चुनाव आते ही ऐसा क्या हो जाता है कि लोगों का आपसे मतलब एक तरह से मनमुटाव सा हो जाता है, दूसरी तरफ चले जाते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ चले जाते हैं। इस बार कैसे रोकेंगे? बिल्कुल हितेंद्र जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि 2014 से लगातार दिल्ली की जनता ने 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाई जी। सुमित हिंदुस्तानी जी ने 2 बार पूछ लिया, अरे भैया आप लोगों ने, दोनों दलों ने, चाहे कांग्रेस है आम आदमी पार्टी है, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था अब की बार 2024 में, लेकिन दिल्ली की जनता ने आप दोनों ही राजनीतिक दलों को आईना दिखा दिया कि हम मोदी जी की नीतियों से खुश हैं, हम जो हमारे सांसद काम करते हैं उन कामों से खुश हैं, इसीलिए बार बार वोट देते हैं। अगर हमारे सांसदों ने काम नहीं किए होते तो आपके साथ सांसद बन गए होते, तब तो दोनों राजनीतिक दल मिलकर भी चुनाव लड़ रहे थे। तो ये जो आप लोग बार बार बात कर रहे हैं, तो दिल्ली की जनता ने आप लोगों को आईना दिखाया है और आपको इस चीज पर अपना भरोसा रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी की नीतियां रही, उन पर ज्यादा मोहर लगाई, आप लोगों पर भरोसा नहीं जताया दिल्ली। पंकज जी, मान लिया कि मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाई दिल्ली की जनता ने, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या? विधानसभा चुनाव में जो मैंने पहले वक्तव्य में बोला कि अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा आईना दिखाया दिल्ली की जनता को, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन आज दिल्ली की जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल नहीं किया। जो इन्होंने कहा कि हम आपको अच्छे सरकारी स्कूल देंगे, एक सरकारी स्कूल का नाम तो बताएं, कमरे ना गिनवाएं, एक सरकारी स्कूल बताएं कि वो हमने बनाया, वो दिल्ली की सरकार ने बनाया। मोहल्ला क्लिनिक नहीं, जो अस्पताल बनाने की बात इन्होंने कही, बेड ना गिनाए, अस्पताल कौन सा एक बड़ा बनाया इन्होंने जो दिल्ली की जनता को समर्पित रहा होगा, वो तो बताएं। लेकिन इनके पास बताने को कुछ नहीं है। आज दिल्ली की जनता पूरी समझ चुकी है कि कौन सरकार थी, कौन लोग हैं जो हमारा साथ दे सकते हैं, जो हमारी बात करते हैं, जो हमारी मुद्दों की बात करते हैं और जो आज दिल्ली को बेहतर बनाने की बात करते हैं। तो डबल इंजन की सरकार अब की बार आपको दिल्ली के अंदर, यानी कि चेहरा फिर से दिल्ली में मोदी जी का ही सामने रहने वाला है, किसी चेहरे पर आप चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। दिल्ली की जनता के जो मुद्दे हैं वो दिल्ली की जनता के सामने होंगे और कांग्रेस अब की बार फिर से उसी ऊहापोह के अंदर है कि किसी तरीके से अपना खाता खोल पाए। सुरेश रोड जी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आप तो फिर से जीरो पर ही रहने वाले हैं, कहां देख रहे हैं? इन्होंने जो दावा किया है, इस दावे को इन्होंने लागू करने का भी प्रयास रामलीला ग्राउंड में आंदोलन के समय से किया था। देश की जनता उसको समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी की बी टीम है। अरविंद केजरीवाल एक दूसरे को गालियां देते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर और बाद में भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। आज राजेंद्र जी ने, वरिष्ठ पत्रकार ने बड़ा अच्छा उल्लेख किया कि उस समय वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइनदार कागज ले आता था, उसका रोल बना लेता था जैसे बच्चे खेलते हुए बनाते थे पहली दूसरी क्लास के, और कहता था इसमें इतने लाख, इतने अरब, इतने खरब का घोटाला लिखा हुआ। ये केजरीवाल जी का एक स्टाइल होता था, कहीं भी चीजें कर देता था, वो कागज खोल के नहीं दिखाता था। वो झूठा परसेप्शन जो तैयार किया उसमें नरेंद्र मोदी जी का बड़ा हाथ था, सरकार का हाथ था। और ये देश की जनता समझ चुकी है कि दिल्ली में
ठीक है, किसका हाथ कहाँ था वो तो ठीक है, लेकिन अब चुनाव में कहाँ स्थिति देख रहे हैं आप? 0 से कितना ऊपर तक चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता हासिल करेगी। दिल्ली की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से दोनों पार्टियां बेनकाब हो चुकी है, बीजेपी भी और आप पार्टी भी। कांग्रेस की शीला दीक्षित जी की सरकार की याद लोगों को ताजा हुई है। इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। एक दूसरे को राजेंद्र यादव जी, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा। आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हम फिर से सरकार में आ रहे हैं, हमने काम किए हैं। बीजेपी कह रही है कि काम किए होते तो फिर इस तरह की स्थिति ना होती जिस तरह की स्थिति अब दिल्ली में है। दिल्ली के लोग त्रस्त हैं। तो वहीं कांग्रेस को लेकर के कहा जा रहा है कि 0 पर सिमटेगी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी और केजरीवाल जी आपस में मिले हुए हैं। कौन किसकी बी टीम है, क्या कुछ समझ आ रहा है? दिल्ली में क्या चल रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि लोगों को तो समस्याओं के समाधान से मतलब है। अब ये पॉलिटिकल आरोप तो लगते रहते हैं कि वो उससे मिले हुए हैं, वो उससे उसके खिलाफ हैं, वो इसके साथ हैं। तो वो ये है कि कांग्रेस ने तो आम आदमी पार्टी का बहुत साथ दिया। अभी जो है एक वो प्रशासन को लेकर अध्यादेश जारी हुआ था, तो केजरीवाल जी ने एक शर्त रख दी थी कि मैं तो इंडिया गठबंधन में तब रहूंगा जब कांग्रेस जो है ये वो जो दिल्ली अध्यादेश ही कहा गया था उसको एक तरह से, इस पर हमारा साथ देंगे। कोई कांग्रेस ने साथ भी दिया, फिर भी इन्होंने जो है पंजाब में गठबंधन नहीं किया। और ये सब होते हुए भी जब कांग्रेस से उन्होंने सत्ता छीनी दिल्ली में, इतनी रिबेलरी होते हुए भी कांग्रेस ने अगर आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में रहना स्वीकार किया तो वो देखने की बात है। अब ये कह रहे हैं कि बी टीम और ई टीम, और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आरोप का मुझे जवाब नहीं देना, क्योंकि फिर उसका मैं जवाब दूंगा। शायद कांग्रेस को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन लोगों को राहत कौन दे सकता है और वो उनको क्या उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए सुमित हिंदुस्तानी आपका, और सुरेश रोड जी, पंकज बेनीवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप चर्चा में जुड़े। लेकिन दिल्ली में दंगल जो है वो सजा हुआ है और जनता के बीच में तमाम नेता पहुंच रहे हैं। अपनी अपनी बातों को लेकर के वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है, लेकिन देखना होगा कि दिल्ली की जनता किसे पसंद करेगी और किसकी सरकार इस बार दिल्ली में बनने जा रही है। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।